हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किरण प्रकाशिकी कंप्लीट कर लिया था, उसके आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लिए थे और इससे पहले आंकिक प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया था परावर्तन के साथ। अपवर्तन, प्रिज्म और प्रकाशिकी यंत्र के आंकिक प्रश्न हम लोगों ने सेपरेट क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तरंग प्रकाशिकी। तो हाइगेंस के बारे में यहां पर बात करेंगे। हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, वहां पर भी देखा था कि प्रकाश एक तरंग है। तो बात करें यहां पर, तो सबसे पहले हमें पढ़ना रहता है यहां पर, क्योंकि ये थ्योरी ही दी थी हाइगेंस ने, तो हमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो अगर यहां पर बात करें 1678 में क्रिश्चियन हाइगेंस इनका पूरा नाम था। क्रिश्चियन हाइगेंस इनका पूरा नाम था, हाइगेंस, क्रिश्चियन हाइगेंस। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया, तरंग सिद्धांत दिया, तरंग सिद्धांत दिया। ये तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था और इस तरंग सिद्धांत के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया तो क्या किया, इन्होंने कहा प्रकाश एक तरंग है, तरंग है। और प्रकाश एक तरंग है तो तरंग भी तो दो तरह की होती हैं, एक होती है अनुदैर्घ्य, एक अनुप्रस्थ होती है। इन्होंने जो माना था, इन्होंने कहा था अनुदैर्घ्य तरंग है। इन्होंने बाद में इसे एक्सेप्ट भी किया था, उसे सही भी किया था। इन्होंने अनुदैर्घ्य तरंग माना था। और हम जानते हैं अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता 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 होती है। जैसे अगर यहां पर बात करें, देखो इधर यहां पर अगर हम लोग बात करें ऐसा कुछ, यहां देखो इधर जो तरंगे चल रही हैं, इनको इधर देखो, ये देखो तरंगे इधर चल रही हैं, कुछ इस तरह से तरंगे जो चल रही हैं इसके अंदर। तो ये जो तरंगे चल रही हैं, इसमें पानी के अंदर जो तरंगे चल रही हैं, डिस्टरबेंस हम लोग दे रहे हैं यहां पर, और पानी के अंदर तरंगे चल रही हैं, तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, वैसे ही इन्होंने कहा प्रकाश एक तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और अगर इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती तो उन्होंने कहा ठीक है, हम माध्यम मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्वव्यापी, इनका मानना था ये एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, ईथर की कल्पना की, ईथर की कल्पना की। और सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। तो सर्वव्यापी माध्यम में ईथर की कुछ खास बातें बताई इन्होंने। इन्होंने कहा जो ईथर होता है इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, प्रत्यास्थता अधिक, और घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है, और चाल सर्वाधिक होती है। इसमें चाल सर्वाधिक होती है, चाल सर्वाधिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इन्होंने डिफाइन किया था, कहा था कि जो प्रकाश है वो एक तरंग है और तरंग में दो तरह की तरंगे होती। तो इन्होंने कहा अनुदैर्घ्य तरंग है। फिर क्वेश्चन हुआ कि अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती। तो इन्होंने कहा हाँ, एक माध्यम है सर्वव्यापी माध्यम ईथर, जो हर जगह उपस्थित है, हर पदार्थ के अंदर उपस्थित है और प्रकाश उसमें चल सकता है। लेकिन यहां पर एक प्रयोग चल रहा था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, उसी दशक में चल रहा था। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वहां पर प्रकाश की चाल निकाली जा रही थी और वहां पर ईथर माध्यम की परिकल्पना नहीं की गई थी। और ईथर माध्यम की परिकल्पना ना करते हुए भी वहां से जो प्रकाश की चाल निकल के आई थी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निकल के आई थी निर्वात के अंदर। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट काफी लंबे समय तक चला था, प्रकाश की चाल निकालने के लिए काम में लिया जाता था। यहां पर ईथर की परिकल्पना नहीं की गई, ईथर की परिकल्पना नहीं की गई, नहीं की गई थी। लेकिन फिर भी वहां से रिजल्ट निकल के आया कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती निर्वात के अंदर। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये माध्यम होता है ईथर, जिसमें प्रकाश ऐसे चलता है, तब जाकर के हम इसे समझ सकते हैं। उस समय पर इन्होंने ये बताया और सारी बातें इन्होंने बता दी थी, ऐसा था। लेकिन अगर बात करते हैं
कि अगर कोई समांग माध्यम में प्रकाश चलती तो उसका वेग नहीं बदलता। इसके पॉइंट्स यहां लिखे हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। इस पॉइंट को अभी हम लोगों ने पढ़ा। किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश तरंगे निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। मतलब कोई अगर प्रकाश स्रोत है, जैसे बल्ब जल रहा है हमारे सामने, तो उससे प्रकाश तरंगे निकलेंगी और चारों दिशाओं में आगे की तरफ फैल जाएंगी। ये पीछे क्यों नहीं जाती है इन्होंने नहीं बताया था, आगे ही क्यों जाती है ये बात इन्होंने बताई थी। कैसे चलती है वो द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत में देखेंगे। पहला सिद्धांत क्या था उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना था? अनुदैर्घ्य तरंग माना, जिसके संचरण के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। ईथर की प्रत्यास्थता इन्होंने कहा अधिक होती, घनत्व कम होता है और इसमें चाल सर्वाधिक लिखी जाती है। अगला पॉइंट कहा था कि जब तरंगे किसी वस्तु पर आपतित होकर परावर्तन, अपवर्तन या पारगमन के पश्चात हमारी आंखों की रेटिना पर जाकर के पड़ती हैं तो हमें वस्तु का आभास होता है। निर्वात में सभी रंगों की जो प्रकाश तरंगे होती हैं समान चाल से चलती हैं, लेकिन उनकी जो आवृत्तियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। यहां पर देखो आवृत्तियां सबकी भिन्न भिन्न होती इन्होंने कहा, अर्थात भिन्न भिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होती। हर एक रंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, बात ठीक है। आवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, इसके बारे में बात ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अपवर्तन की क्रिया हो रही होती है, उसमें सब कुछ बदल जाता है, केवल आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट्स यहां पर लिखे। एक बार फटाफट दोबारा से देखते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती है तो उस स्रोत से निकलकर तरंगे चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। और ईथर की कल्पना की तो उन्होंने उसके बारे में बताया घनत्व कम होता, प्रत्यास्थता अधिक होती और प्रकाश की चाल इसमें सर्वाधिक रहेगी। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि जब प्रकाश तरंगे किसी स्रोत से निकलती हैं और किसी माध्यम में पारगमन, अपवर्तन, परावर्तन के पश्चात जब हमारी आंखों पर आकर रेटिना पर गिरती हैं तो वहां पर हमें सेंसेशन होता है, हमें संसूचन मिलता है हमारे दिमाग को कि वो वस्तु है, वहां पर हमें दिखाई देती है, हम उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगला पॉइंट था कि निर्वात में सभी जो रंग होते हैं वो जितनी तरंगे चलती हैं वो समान चाल से चलती हैं, उनकी आवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं और उस केस में उन्होंने कहा कि हर एक रंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। यह हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था और यहां से कैसे पता कर सकते हैं वो बात यहां से पता चली। लेकिन इन्होंने ईथर की परिकल्पना की थी, बिना ईथर की परिकल्पना किए भी निर्वात में प्रकाश की चाल नापी गई थी। माइकलसन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, माइकलसन, माइकलसन ऐसे लिखेंगे, माइकलसन मोरले, मोरले, मोरले प्रयोग, माइकलसन मोरले प्रयोग। इस प्रयोग से ये निकल के आया था कि जो प्रकाश की चाल निर्वात में होती 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती। इन्होंने ईथर की परिकल्पना नहीं की, फिर भी निकाल लिया। इन्होंने यहां पर सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की थी, तो इनकी परिकल्पना ही गलत हो गई उनके सिद्धांत के प्रयोग के बाद। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब प्रकाश चलेगा तो प्रकाश चलने के कारण कुछ अलग अलग यहां पर टर्मिनोलॉजी बनाई जाती, शब्दावली बनाई जाती। तो उसमें शब्दावली का पहला शब्द होता है तरंगाग्र। क्या होता है? तो अगर बात करें कि तरंगाग्र क्या होता है और तरंगाग्र कैसे बनता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यहां पर कोई ये स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, तो स्रोत से क्या होता है? तरंगे चारों दिशाओं में निकलती। ये बात हम लोगों ने अभी देखा, तरंगे निकलती चारों दिशाओं में। यहां कहीं पर अगर स्रोत को बना लिया जाए तो इससे तरंगे बाहर की तरफ निकलेंगी। निकालो तरंगे बाहर की तरफ, ये तरंग बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे, ये तरंग इधर निकल रही है, ये तरंग इधर निकल रही है, इस तरह से इधर निकल रही तरंग, ऐसे तरंग निकल रही है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ तरंग निकल रही, ऐसे लगातार हर दिशाओं में तरंगे निकल रही हैं। ये ऐसे तरंगे निकल रही हैं, किधर निकालना चाहो निकाल दो। अब ये तरंगे निकल रही हैं, तो जब तरंगे निकलती किसी प्रकाश स्रोत से तो याद रखेंगे उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। क्योंकि तरंगे चलती कैसे हैं? तरंगे चलती इसी वजह से हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी घटना किसी जगह पर हो रही, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम किसी लाइन के अंदर लगे, सबसे किनारे वाला धक्का लगाता है हमारे ऊपर, तो क्या होता है? वो खुद तो आता नहीं ना आगे वाले के पास धक्का लगाने, उसने धक्का दिया, उसके सामने वाले पर धक्का लगा, सामने वाले ने अपने आगे वाले को धक्का दिया, फिर वो अपने आगे वाले को धक्का देगा, फिर चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। अब ये नहीं कह सकते धक्का चल रहा है। या फिर बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई रस्सी है, रस्सी को खींच दिया जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाए, फिर उसमें देखा जाए, पूछा जाए क्या चल रहा है, तो कहेंगे उसमें पल्स चल रही है। अब पल्स क्या होती है उसको परिभाषित करें तो उसमें चल कुछ नहीं रहा होता, और ऐसा हम नहीं कह रहे कि यहां ऊर्जा चल रही होगी। वहां पर हम ये बात करते हैं कि वहां पर कोई ऐसी घटना है जो पहले घटी और बाद में दोहराई जा रही, इसी को हम तरंग कहते हैं।
तो तरंग क्या होती है, जब किसी माध्यम में प्रकाश तरंगे संचरित होती तो उस माध्यम में उपस्थित कण कंपन करने लगते हैं। जितने कण होंगे सब कंपन करने लगेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने की वजह से जो हमारे अगल बगल के कण हैं उनके ऊपर दबाव लगेगा, उनके ऊपर दबाव लगेगा, वो कंपन करने लगेंगे। तो उन सभी कणों को मिला लो या उन कणों का बिंदुपथ खींच लो जो समान कला में कंपन कर रहे हैं, उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। तो जब किसी माध्यम में प्रकाश तरंगे संचरित होती तो उस माध्यम में उपस्थित कण कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है तरंगाग्र कहलाता है। मतलब क्या है, अगर इससे कुछ दूरी पर जाए और समान कला में कंपन करने वाले कणों का मिला दिया जाए ऐसा, या फिर कुछ इस तरह से मिला दिया जाए ऐसा, या फिर कुछ इस तरह से मिला दिया जाए ऐसा, तो यहां पर ये जो गोले बन रहे हैं, स्फेरिकल बन रहा है ना, गोलीय जो बन रहा है, ये क्या है, तरंग संचरण इधर है, तरंग संचरण इधर की तरफ हो रहा है और ये तरंग संचरण हो रहा है। और अगर इस तरंग संचरण को देखें तो तरंग संचरण और यहां पर जो हम लोगों ने एक गोला बनाया, अलग अलग गोले बनाए, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये तरंग संचरण के लंबवत जो ये वाले हमने तल खींचे हैं ना, इनमें जो कण उपस्थित होंगे, जैसे यहां एक कण उपस्थित है, यहां कण उपस्थित है, यहां कण उपस्थित, अलग अलग कण उपस्थित होंगे, इनकी कला समान है। और कला के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे अगर कोई तरंग चल रही हो, यहां पर बात करते हैं, अगर ये कोई तरंग चल रही होती इस तरह से, तो यहां पर क्या है, ये नीचे की तरफ आएगा, ऊपर गया नीचे आएगा, ये नीचे गया ऊपर आएगा, फिर आगे वाला यहां से नीचे गया नीचे की तरफ आएगा, फिर अगला यहां पर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना, दोनों समान कला में, ये दोनों विपरीत कला में, ये कला होती है। ठीक है, तो समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है उसे कहते हैं तरंगाग्र। यहां तरंगाग्र कैसा बना है, गोलीय, चारों दिशाओं में बनेगा ना, तो गोलीय तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र बना है। और यहां पर जो स्रोत था वो कैसा स्रोत था, बिंदु स्रोत था, बिंदु स्रोत। तो याद रखेंगे, अगर कोई बिंदु स्रोत है, वहां से प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, तो तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय होगा। अगर रेखीय खींचा जाए, अगर हम रेखीय खींचते हैं, ये ऐसा छोटा सा, इसको फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये ऐसा खींच दिया। और अगर हम इसको दोबारा से पढ़ें तो यहां से देखो, ये रेखीय स्रोत है, जैसे ये मार्कर है, इस तरह से रेखीय स्रोत है, चारों तरफ से लाइट निकाल रहा होगा, तो चारों तरफ से लाइट निकालेंगे तो लाइट कुछ इस तरह से निकल रही होगी, ऐसे चारों तरफ निकलेगी ना। और अगर हम इसको निकालेंगे, बनाएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर लाइट इस तरह से निकलेगी, इस तरह से भी निकलेगी, इस तरह से भी निकलेगी, इस तरह से भी निकलेगी, हर तरफ तो लाइट निकलेगी ना, चारों तरफ। तो यहां पर देखो, ऐसा एक एंड पर हो रहा है, एक किनारे पर ऐसा होगा, क्या दूसरे किनारे पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे चलेगा प्रकाश, ऐसे चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये ऐसा जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। और अगर इन सबको मिला दिया जाए तो एक सिलेंडर बनेगा, बेलनाकार सिलेंडर बन जाएगा। तो यहां पर बेलनाकार एक सिलेंडर बनेगा, बेलन बन जाएगा। तो याद रखेंगे, जब भी कभी हमें रेखीय स्रोत दिया गया हो तो यहां पर तरंगाग्र कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा, बेलनाकार बनेगा। जैसे वहां पर हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, वैसे ही सेम है। अगर यहां कोई बिंदु आवेश है, r दूरी पर जाओ, एक गोला बनाओ, समविभव पृष्ठ बनता था, वैसे सेम है। अगर समान कला में कंपन करने वाले कणों को लेकर के तल बनाया जाए तो जो भी तल होगा उसे तरंगाग्र कहेंगे हम। तो ये हो गया रेखीय स्रोत। कैसा स्रोत, रेखीय। तो रेखीय स्रोत का तरंगाग्र कैसा होता है, तो रेखीय स्रोत का तरंगाग्र बेलनाकार होता है, बिंदु स्रोत का गोलीय होता है। एक और लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं समतलीय। अगर ये कोई समतल है और ये पूरी तरह से जल रहा हो तो यहां से तरंगे निकलेंगी ना, तो तरंगे निकलेंगी, इस तरफ बढ़ रही होंगी, इस तरह से बढ़ेंगी आगे की तरफ लंबवत। तो इनके लंबवत अगर हम कोई तल खींचेंगे तो वो हमारे पास तरंगाग्र का काम करेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहां पर तल कैसा है, तो ये समतल है और समतल तरंगाग्र बनेंगे। और ये कैसा था, समतलीय स्रोत था, समतलीय स्रोत। तो समतलीय स्रोत का जो तरंगाग्र लिखा जाता है वो समतलीय होता है, रेखीय का बेलनाकार होता है और बिंदु स्रोत का क्या होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है। तो गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, ये बात समझ में आई। समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ होता है, वो बिंदु स्रोत का गोलीय होता है, रेखीय स्रोत का बेलनाकार होता है और समतलीय का समतलीय होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर गोली को बहुत दूर से देखा जाए तो भी समतलीय दिखेगा, क्योंकि त्रिज्या बहुत बड़ी हो जाएगी और त्रिज्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो वो हमें समतलीय दिखेगा। याद रखेंगे इसे। यहां पर एक नोट पॉइंट डाल के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसे हटा देते हैं। यहां पर
समांग माध्यम में तरंगाग्र वेव फ्रंट प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ये पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखेंगे। अगर समांग माध्यम तब तो ठीक है, वो प्रकाश तरंग संचरण के माध्यम बदला तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कैसे? यहां पर अगले पॉइंट पर इधर डिस्कस करते हैं। यहां पर पॉइंट ये दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ है, अलग अलग केस में तरंगाग्र खींचते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इस पर प्रकाश आकर के गिरता है। समतल कोई दर्पण होगा, इस पर प्रकाश आकर समांतर गिरा, तो गिरने के बाद ये समांतर रहेगा, क्योंकि जानते हैं यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो इनके लंबवत ये देखो तरंगाग्र बनेगा, इनके लंबवत ये देखो तरंगाग्र बनेगा। और अगर बी पॉइंट यहां पर लिखें, अगर कोई ये लेंस है, दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो हम जानते हैं अगर प्रकाश अनंत से आकर के गिरेगा इसके ऊपर इस तरह से, तो ये जाने के बाद यहां फोकस पर मिलेगा। तो यहां पर जब ये आकर के गिर रहा होगा, ये आकर के जब गिरेगा तो इसका तरंगाग्र कुछ इस तरह का होगा। लेकिन जब ये वाले बिंदु इनके साथ मिलाए जाएंगे, ये इनके साथ मिलाया जाएगा, ये इनके साथ मिलाया जाएगा, तो देखो कुछ ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। ये परावर्तित का, ये आपतित का है। सी पॉइंट अगर लिखें तो उत्तल बना लो, ये उत्तल बना लिया जाए ऐसा। तो उत्तल बनाएंगे तो ये प्रकाश इधर आकर के गिरेगा, ये प्रकाश इधर आकर के गिरेगा, इधर चला जाता है, ये बात हम जानते हैं, इधर चला जाता है, ये पढ़ा हम लोगों ने किरण प्रकाशिकी में। तो यहां तो ऐसा तरंगाग्र होगा, लेकिन यहां पर जो तरंगाग्र बनेगा कुछ इस तरह से तरंगाग्र बनेगा। तो ये वाले तरंगाग्र कौन से हैं? परावर्तित के हैं। डी पॉइंट देखो, अगर ये लेंस है हमारे पास, ठीक है, और यहां पर प्रकाश किरणें आकर के कुछ ऐसे गिर रही हूं, ऐसे प्रकाश किरणें आकर के गिर रही हूं, तो ये यहां पर मिल जाती है, ये बात हम जानते हैं। तो ऐसा तरंगाग्र यहां बनेगा, तो यहां पर ऐसा बनेगा, ऐसा तरंगाग्र बन जाएगा। इसी तरह से एक और पॉइंट बचा रहेगा, उसे कवर करो, ई नंबर पॉइंट। उसमें क्या होगा? ये हमारे पास अवतल लेंस होगा, और अवतल लेंस में अगर प्रकाश आकर के इस तरह से गिरेगा तो ये फैला देता है, इन्हें फैला देता है कुछ इस तरह से। और अगर फैला देगा तो यहां तो तरंगाग्र कुछ ऐसा होगा समतल, लेकिन जो बाहर वाला होगा तरंगाग्र वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। तो हर एक केस में तरंगाग्र कैसा बनेगा, आई थिंक समझ में आया होगा। जिधर प्रकाश चल रहा है उसके लंबवत तल खींचो, तरंगाग्र मिल जाएगा। सब में यही करना है। तो इस तरह से अलग अलग केस में तरंगाग्र हम अलग अलग खींच सकते हैं। तो ये तरंगाग्र हो गया हमारे पास, और यहां तरंगाग्र की अलग अलग स्थितियां हो गई। यहां पर हम लोगों ने तरंगाग्र के बारे में परिभाषा पढ़ ली कि तरंगाग्र होता क्या है। यहां पर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ लिया। एक बार फिर से रिकॉल करना चाहो कर लो कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। दूसरा पॉइंट था कि जो प्रकाश होता है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति रखता है, तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। चलने के लिए सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। प्रत्यास्थता अधिक, घनत्व कम होता है, चाल सर्वाधिक होती है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि जब आपतित प्रकाश आकर के गिरता है, परावर्तित होता, पारगमन के पश्चात हमारी आंखों पर जब गिरता है तो उससे हमें वस्तु का आभास होता है। समांग माध्यम में जब चलती हैं तो वस्तु वहां पर चाल नहीं बदलती। साथ में यहां पर बताया गया था कि निर्वात में सभी जो रंग होते हैं उनकी चालें अलग अलग होती, समान होती हैं, आवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। उस केस में जो लैम्डा निकल के आता है अलग अलग निकल के आता है। ये हाइगेंस ने बताया था, ये हाइगेंस के दिए गए पॉइंट्स थे, तो इनको याद रखेंगे। तो हाइगेंस का सिद्धांत पूछा जाए तो ये है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछा जाएगा तो वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान ये रखना है, ये सिर्फ ये बताता है कि तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलती हैं, वो आगे कैसे चलती हैं वो आगे वाला सिद्धांत बताएगा। तो उसे पढ़ेंगे हम द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। तो तब तक के लिए इस तरंगाग्र और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।